आज का हमारा टॉपिक है मंदरजे झील मखसूस हालतों में इलाज भी तदबीर का खुसूसी किरदार। इसमें मुख्तलिफ जो मरीज़ की कंडीशन होती है, मुख्तलिफ डिसीज़ अमराज के हालतों में आप मरीज़ को इलाज भी तदबीर का कौन सी रेजिमिनल थेरापी आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, उसके ताल्लुक से ये आपका ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन इस ताल्लुक से अक्सर पूछा जा चुका है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन भी पूछा गया है और अक्सर इंटरनल एग्ज़ामिनेशन में भी 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है। इसमें जैसे तस्कीन वजह मीन्स पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट मीन्स मुख्तलिफ जो दर्द की कंडीशन होती है उसमें आप कौन कौन से तदाबीर अख्तियार करेंगे। जैसे पेन मैनेजमेंट में आपका अर्थराइटिस या वजउल मफासिल है। वजउल मफासिल में आपका अर्थराइटिस और रोमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियो अर्थराइटिस, ये कंडीशन अगर है तो इसमें आप इलाज की तदबीर के कौन सी रिजिमिनल थेरापी आप उसमें मरीज़ के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इसमें रेजिमिनल थेरापी में आम तौर पे जैसे हमारे इलाज की तदबीर में पहली रेजिमिनल थेरापी जो है मसाज या दल्क जो है तो इसमें से की जाती है। इसमें मरीज़ को मुख्तलिफ जो रोगन है उसके ऊपर जिस मकाम पर मरीज़ को दर्द होता है वहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ पर जो है तो रोगन परफ्यूम जो है आम तौर पर इसको मालिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जिस मकाम पर दर्द होता है उस मकाम पर एक मसाजिस्ट जो है यानी मैस्योर जो है वो अपने हाथों से ये उस मकाम के ऊपर मालिश करता है और उसकी वजह से मरीज़ के दर्द की कंडीशन में थोड़ा धीरे धीरे जो है तो उसमें सुधार पैदा होता है, उसकी दर्द की तकलीफ़ जो है कम होने लगती है। इसी तरह से इसमें मुख्तलिफ दर्द की हालत में एक तो आपका मालिश का हो गया, दूसरा आप इसमें कपिंग या हिजामा जो है ये थेरापी भी आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ पर मरीज़ को दर्द है उस मकाम के ऊपर जो तो हिजामा हिजामा थेरापी का आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हिजामा थेरापी के अंदर इसमें जो है तो मुख्तलिफ इसकी 3 टाइप्स जो है तो बताई गई है। एक है वेट कपिंग हिजामा माशुर्त, दूसरी ड्राई कपिंग हिजामा बिला शुर्त और तीसरी जो किस्म उसकी बताई गई है हिजामा हिजामत बिन नार, यानी इसको कहा जाता है कपिंग विथ फायर। तो इस तरह से ये 3 जो तरीके इसके अंदर हिजामत के अप्लाई किए जाते हैं। तो उसके अंदर जैसे अगर आप को अर्थराइटिस है तो अर्थराइटिस में आपके जहाँ पर जॉइंट्स पेन वगैरह है तो उसके अंदर आप जो है तो उसको ड्राई कपिंग जो है तो भी उस मकाम पर कर सकते हैं। उसके अलावा वेट कपिंग है। वेट कपिंग के अंदर आप उस मकाम के ऊपर एक हिजामा के लिए उसका एक सेंगी लगाई जाती है। यानी आम तौर पर जो है तो आज के दौर में इसके लिए हिजामत के लिए जो है तो कप्स जो है तो मुख्तलिफ नंबर के जो कप्स है वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में ये थेरापी को जो है तो इसको कपिंग थेरापी या इसको जो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर सेंगी लगाना या सेंगी खिंचवाना जो है तो ये कहा जाता था। सेंगी खिंचवाना या सेंगी लगाना ये पुराने ज़माने में जो जानवर होते थे जैसे हिरन वगैरह बड़े बारहसिंगा वगैरह ऐसे जानवरों के जो सींग होते थे वो सींग जो है उस मकाम के ऊपर लगाकर जो तो उससे जिस मकाम पर आप हिजामा करना चाहते हैं उस मकाम के ऊपर उसको लगाकर जो है तो उससे उसको चूस लिया जाता था। ये चूस कर जो है तो निकाल लेना ये जो अमल है ये इसको उसके ऊपर मनफी दवा जो पड़ता है उसके बाद जो तो सेंगी को वहाँ से निकाल देना ये कहलाता है, ये अमल कहलाता है ड्राई कपिंग। यानी इसके अंदर जो है तो हम मरीज़ को उस मकाम से उसका जो है तो फासिद मवाद जो खून के ज़रिए इस्तफरा किया जाता है वो अमल इसके अंदर नहीं होता। सिर्फ इसके अंदर मकाम माउफ पर कप या सेंगी लगाकर उस मवाद को चूस लिया जाता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसको वहाँ से निकाल लिया जाता है। इसमें जो दूसरा तरीका जो बताया गया है कपिंग विथ वेट कपिंग या हिजामत
जामा माउशुर्त यह अमल ऐसा इसमें जो है तो मकामी माउफ पर कहीं सेंगी लगाकर जो है तो वहाँ के मवाद को चूसा जाता है और उसके बाद उसको सेंगी को निकाल कर वहाँ पर नश्तर के ज़रिए पछने लगाए जाते हैं और पछने लगाने के बाद वापस उस मकाम के ऊपर सेंगी को लगा दिया जाता है और उसके ज़रिए उसको मवाद को उसके अंदर जो तो वो मवाद जो फासिद मवाद है वो सेंगी के ज़रिए उसके अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। आज के दौर में मौजूदा दौर में जो मुख्तलिफ़ कप्स होते हैं वो प्लास्टिक के कप इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको उस मकाम पर लगाकर उसके अंदर जो है तो कप से नेगेटिव प्रेशर डालने के बाद वहाँ से उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद जो है तो उसको वापस उस मकाम पर नश्तर या पछने लगाकर फासिद मवाद जो तो उस मकाम पर कप वापस लगा देते हैं, जिसके ज़रिए फासिद मवाद उसके अंदर कप के अंदर खींचे चले आते हैं। पुराने ज़माने में सींगी जो है जानवर के सींग जो है तो उसके ज़रिए जो है तो इसको किया जाता था, जिसे हॉर्न थेरापी भी कहा जाता था। हॉर्न मीन्स सिंग, जानवरों के सिंग के ज़रिए अमल किया जाता था, जिसे हॉर्न थेरापी भी कहा जाता है। और ये अमल जो है तो उसके अंदर सिर्फ एक 10 मिनट का वक्त इसके अंदर दरकार होता है। इस अमल को करने के लिए सबसे पहले मरीज़ की जो है तो डिसीज़ कंडीशन क्या है उसे देख लेना चाहिए। डिसीज़ कंडीशन में जैसे मरीज़ जो है हमारे पास आया है तो उसका अगर उसमें कोई मर्ज़ अगर पाया जा रहा है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस है, ज़ियाबतीस शकरी है, तो उसके लिए हमको उसकी ब्लड शुगर वगैरह जो है तो उसको एग्जामत वेट कपिंग करने से पहले उसकी जांच करवा लेनी चाहिए, ताकि हमको उसकी ब्लड शुगर अगर कंट्रोल में है तो उसके ज़रिए हम उसका जो है तो आसानी से वेट कपिंग का अमल उसके अंदर कर सकते हैं। वरना ऐसे में मरीज़ में थोड़ा सा जो एग्जामत वेट कपिंग के बाद जो वहाँ पर जो इंसिजन दिए जाते हैं तो उस मकाम को थोड़ा सा अगर डायबिटीज़ है तो उसको भरने के लिए थोड़ा वक्त लग जाता है। तो इसलिए अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस का मरीज़ है तो उसके अंदर हमने उसका ज़ियाबती शकरी का एग्जामिनेशन करके देख लेना चाहिए कि उसकी शुगर नॉर्मल है या नहीं। और दूसरे मरीज़ों के अंदर जैसे कोई एनीमिया का मरीज़ है जिसके अंदर खून की कमी है, तो ऐसे मरीज़ों के अंदर जो है तो उसमें भी उसका हमको CBC SR वगैरह करके देख लेना चाहिए, ताकि हमको उसका अंदाज़ा लग जाए कि मरीज़ जो है तो ये एग्जामत वेट कपिंग करने के लायक है या नहीं। उसके अलावा जो मरीज़ है अगर उसके अंदर जैसा भाई किसी को कोई ज़ख्म लग जाती है तो ज़ख्म लगने के बाद जो तो उसका खून जमने का अमल जो नहीं होता है, ब्लड क्लॉट जल्दी नहीं होता है, तो ऐसे मरीज़ों के अंदर जो है तो ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम और प्रोथ्रोम्बिंग टाइम जो है तो ये देखा जाता है। लेकिन आम तौर पर जो है तो ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम जो है तो जनरली हमने देख लेना चाहिए। और उसके अलावा अगर जो मरीज़ को हम वेट कपिंग करने जा रहे हैं तो वेट कपिंग करने से पहले हमें उसमें अगर कोई मर्ज़ है, जैसे अगर उसको HIV वगैरह है तो HIV मरीज़ जो है तो उसका हमने उसका भी देख लेना चाहिए। उसके अलावा उसके अंदर डायबिटीज़ शकरी जो अभी मैंने बताया आपको उसके ताल्लुक़ से, फिर उसका ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, नॉर्मल उसका CBC यानी उसका हीमोग्राम जो है तो HB काउंट कितना है, ये SR वगैरह कितना है, ये सब ये देख लेना चाहिए। प्लेटलेट्स वगैरह सब उसके अंदर नॉर्मल है या नहीं ये भी देख लेना चाहिए। और उसमें और जो भी इस तरह की पेशेंट है जिसमें HIV है तो उसके लिए हमको उससे जामा का जो इलाज भी जामा या वेट कपिंग जो प्रोसीजर है ऐसे मरीज़ों में नहीं करना चाहिए। उसके अलावा कोई वेनेरल डिसीज़ जैसे गोनोरिया, सिफिलिस वगैरह ऐसे जो मर्ज़ है उसके अंदर भी हमने उसको अवॉइड करना चाहिए। और उसके अलावा आपके इसमें नॉर्मल जो कंडीशन है ऐसी हालत के अंदर हमने ऐसे मरीज़ों के अंदर जिसके अंदर ये तमाम मर्ज़ ना हो, ऐसे मरीज़ के अंदर अगर वेट कपिंग किया जाए तो इसके बेहतर नताइज जो है तो हमको वेट कपिंग के ज़रिए मिलते हैं। ड्राई कपिंग भी जो है तो हम उसमें कुछ मरीज़ों के अंदर कर सकते हैं। ड्राई कपिंग का ये तरीका जो है तो ऐसे मरीज़ों में किया जाता है जहाँ पर हम मतलब कोई उज़्व जो है मरीज़ का अपनी जगह से दूसरा सरक गया, उस उज़्व अपने मकाम से हट गया है,
ऐसे मकाम पर और ऐसी जगहों पर जहाँ पर जो फासिद मवाद जो है, तो हमारे खून के जो फासिद मवाद है वो उज़्व आज़ाए शरीफ़ा यानी उज़्व शरीफ जैसे दिल, दिमाग, जिगर, फेफड़े वगैरह ऐसे आज़ा के करीब अगर कोई फासिद मवाद अगर जा रहे हैं तो उनको उस मवाद को, उसका मकाम जो है उसको वहाँ से हटाकर उसको दूसरी तरफ उसको मुंतकिल करना, यानी उसकी मवाद का उसका रुख फेरना, इसके लिए हिमालय मवाद की गर्ज से भी जो है तो ये ड्राई कपिंग का अमल किया जाता है। और उसके अलावा कहीं पर वर्म है तो वर्म को जो है तो उसको का तहलील करने की गर्ज से ये है कि गर्ज से भी हम जो है तो इसमें ये ड्राई कपिंग का तरीक़ा जो है तो अपनाते हैं। इस तरह से ये और भी दूसरे जो प्रोसीजर्स है, जैसे हमाम बुखारी है। हमाम बुखारी ये स्टीम बाथ ये एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर मरीज़ को उसके अंदर जो है तो उसमें मरीज़ को उसका एक पेटी संदूक जैसा वो बना हुआ होता है और उसके अंदर उसको अपने हीट जो है तो पहुंचाई जाती है और उसके ज़रिए उसका जो बुखारात है जिसमें कि पसीने के ज़रिए जो फासिद मवाद उसके अंदर खारिज होते हैं, इसी वजह से इसका नाम जो स्टीम बाथ रखा गया है। इसमें मरीज़ को अपने पूरे कपड़े उतार कर बरहना करके सिर्फ अपने, अगर मेल पेशेंट तो सिर्फ उसको मेल पेशेंट है तो उसको उसके कपड़े सब निकाल कर सिर्फ अंडरवियर के ऊपर उसको इसके अंदर लिटा करके स्टीम बाथ में इस तरह से उसको किया जाता है। और ये स्टीम बाथ जो है तो आमतौर से जैसे वजूल मफासिल वगैरह के जो मर्ज़ है उसके अंदर और ओबेसिटी, जो मरीज़ का वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है तो ऐसे मरीज़ों के अंदर भी स्टीम बाथ जो है तो किया जाता है। उसके अलावा कुछ हमारे घरेलू जो नुस्खों के अंदर, जैसे हमारे पुराने ज़माने में जो आम घरों के अंदर जो अमल किया जाता है जिसको अमल तकमीद या फोमेंटेशन कहा जाता है। अमल तकमीद या फोमेंटेशन जो है ये अमल जो है तो इसके ज़रिए भी मुख्तलिफ जो दर्द के मकाम पर इसको हॉट फोमेंटेशन यानी गर्म जो कोई लेकर गर्म शय को लेके उस मकाम पर उसको उसके ज़रिए मकाम माउफ पर सेका जाता है। अब ये अमल तकमीद जो है ये दो तरह से अमल किया जाता है, एक हॉट फोमेंटेशन और दूसरा कोल्ड फोमेंटेशन। हॉट फोमेंटेशन के अंदर हॉट एंड ड्राई फोमेंटेशन के अंदर, इसमें हॉट फोमेंटेशन में भी इसकी दो अक़साम मैंने बयान की गई है, एक अमल तकमीद हार याबिस, दूसरा तकमीद हार रतब। हार याबिस यानी हार और खुश्क, गर्म और खुश्क, इस तदबीर के ज़रिए भी जो है तो मकाम माउफ के जो है तो जहाँ पर दर्द है उस मकाम पर मरीज़ को उसके ज़रिए उस मकाम पर सेका जाता है और उसके दर्द को दूर करने की कोशिश की जाती है। अक्सर पुराने ज़माने में हमारी घरेलू जो हमारे दादी अम्मा, नानी अम्मा वगैरह, ये पुराने ज़माने से घरों में भी चला आ रहा है कि पहले जो है तो किसी कपड़े के अंदर हमारा नमक की ताम जो है, खाने का नमक, उसको गर्म करके उसकी पोटली बनाकर मकाम माउफ के ऊपर सेका जाता था। और इसी तरह से इसके अंदर आज के कभी कोई गेहूँ, मटर या गेहूँ की भूसी वगैरह जो है तो उसको गर्म करके उसके ज़रिए उसकी पोटली बनाकर मकाम माउफ पर जो है तो सेका, या बाजरा वगैरह इसको गर्म करके उस मकाम पर उसकी पोटली बनाकर उसको सेका जाता है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था वो ये अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन के अंदर जहाँ भी जोड़ों के अंदर दर्द है उस मकाम पर हम इसके ज़रिए जो है जो अमल तकमीद के ज़रिए उस मकाम पर सेकाई करते हैं। तो ये हार याबिस जो है तो ये तरीका मुख्तलिफ जो अमराज है, जैसे अभी आपका अर्थराइटिस, उसके अलावा आपका वजूज़ ज़ोहर मीन्स लुम्बैगो यानी आपका कमर का जो निचला हिस्सा है उसके अंदर जो निचले हिस्से में जिसको अपने लंबर वर्टिब्रा और सैक्रम और कॉक्सिक्स
जो स्पाइन होते हैं उसके बीच के हिस्से में जो दर्द होता है, उस मकाम के ऊपर जो है दर्द की कंडीशन पैदा हो जाती है, जिसको लुम्बैगो कहा जाता है। इस कंडीशन में भी आप जो है तो अमल तकमीद का ये हारियाबी से हॉट फर्मेंटेशन का तरीका आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें आपका दूसरे आज के मौजूदा दौर में जो इंफ्रारेड थेरापी आईआर लैम्प जो है जिसके ज़रिए किया जाता है, ये इंफ्रारेड थेरापी के ज़रिए भी जो है तो उस मकाम पर हॉट फर्मेंटेशन का अमल कर सकते हैं। इसी तरह से हॉट फर्मेंटेशन में आज के मौजूदा दौर में जो शॉर्ट वेव डायथर्मी है, शॉर्ट वेव डायथर्मी ये मशीन जो है तो इसके ज़रिए जो है तो उस मकाम के ऊपर उसके पैड होते हैं, वो पैड जो है तो मकाम माउफ के ऊपर जो है उसको रख कर लगाया जाता है और उसके ज़रिए जो है तो उसको मरीज़ को उसके मशीन के ज़रिए उसको सेक दी जाती है। इस तरह से हॉट फर्मेंटेशन में शॉर्ट वेव डायथर्मी जो है तो ये एक तरीका ये भी उसमें शामिल है। इसी तरह से कुछ मकाम के ऊपर जो है तो दर्द की कंडीशन को दूर करने के लिए कुछ जैसे ज़िमाद या तिला वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ज़िमाद जो है ये ज़िमाद मीन्स ये एक ऐसा नीम मुंजमद मुरक्कब होता है जिसके अंदर मोम और चर्बी वगैरह को उसको मिलाकर जो है तो मुख्तलिफ आयल उसमें रोगन शामिल करके जो है तो इसे तैयार किया जाता है और उसके ज़रिए ये नीम मुंजमद मुरक्कब जो है तो मकाम माउथ पर जहाँ पर दर्द होता है उस मकाम पर इसके ज़रिए मकाम माउथ पर लेप लगाया जाता है और इस तरह से वहाँ पर उस मकाम को जहाँ पर दर्द है और वर्म है तो उसको तहलील करने के लिए जो ये ज़िमाद इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें मुख्तलिफ ज़िमाद जो है तो ज़िमाद उश्क है, ज़िमाद अलसी है, ज़िमाद राई है और जिस तरह से मुख्तलिफ ज़िमाद जालिनूस है। तो इसमें मुख्तलिफ अमराज के लिहाज से अलग अलग जो तो ज़िमाद जो तो हमारे इसमें सिलेबस में इसके अंदर शामिल किया गया है। मुख्तलिफ अमराज को तहलील करने के लिए, वर्म को तहलील करने के लिए ये ज़िमादात इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इसी तरह से आपकी कंडीशन और दूसरी है, आपको अगर कहीं पर गर्दन वजहुल उन्क यानी अपनी गर्दन के जो है मकाम पर मरीज़ को दर्द का होना, जिसे आम हमारी ज़बान में समझने के लिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी कह सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे गर्दन की जो स्पाइन है, जिसको C7 यानी हमारे स्पाइन जो होता है, जैसे इसके अंदर हमारे पिछले पीठ के हिस्से से गर्दन से लेकर तो कमर तक जो स्पाइन होते हैं, गर्दन मोहरे स्पाइन होते हैं। इसमें जो गर्दन के जो स्पाइन होते हैं वो 7 तादाद में 7 होते हैं और इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी इसके अंदर जो गर्दन के 7 जो स्पाइन होते हैं उसके अंदर जो कुछ स्पाइन जो जैसे C5, C6, C7 यानी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, 5th सर्वाइकल वर्टिब्रा, 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसके दरमियान जो तो उसके जो 2 वर्टिब्रा के बीच में एक बॉडी होती है जिसको वो बॉडी जो है तो इंसान की जब उम्र 30-40 साल के बाद जो है तो वो उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस यानी उसकी गादी के जो घिसने का अमल शुरू होता है, उसकी वजह से जो है तो मन के एक दूसरे के नज़दीक आ जाते, चिपक जाते हैं और उसकी वजह से उसके हमारे जो दिमाग ब्रेन से जो मुख्तलिफ जो नर्व्स होती है, स्पाइनल नर्व्स और दूसरी जो सिम्पैथेटिक नर्व्स वगैरह जो जाती है तो उसके अंदर प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से जो है हमारे इसमें गर्दन में मरीज़ को दर्द का एहसास होता है। तो ये मोहर सर्वाइकल स्पाइन के नज़दीक हो जाना ये कंडीशन कहलाती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। इस कंडीशन के अंदर जो है मालिश का जो अमल है ये भी किया जा सकता है। मालिश में हमारे यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज में जो अक्सर रोगन परफ्यूम जो है तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। ये रोगन परफ्यूम जो तो एक ख़ास दर्द के मकाम के ऊपर मालिश करने के लिए तैयार किया जाता है और उसके अलावा घरेलू इसके लिए हम जो है तो उसमें जैसे फर्मेंटेशन के ज़रिए भी जो तो ये अमल इसको तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं। जैसे हॉट फर्मेंटेशन मैंने बताया आपको, ड्राइड हॉट फर्मेंटेशन इसके ज़रिए भी करते हैं। तो इस तरह से ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में मुख्तलिफ जो मसाज का तरीका, उसके बाद आपका अमल तकमीद या फर्मेंटेशन के ज़रिए, और इसमें जो है कभी कभी जो है तो मरीज़ को
ट्रैक्शन भी किया जाता है। ट्रैक्शन यानी अमल तहदीद इसके ज़रिए जो है तो मरीज़ को एक उसका ट्रैक्शन का जो ट्रेवल होता है उसके अंदर मरीज़ को लिटाकर उसको उसकी जो ट्रैक्शन मशीन है उसके अंदर उसका सर्वाइकल बेल्ट होता है, सर्वाइकल बेल्ट उसकी गर्दन के ऊपर लगाकर उसको मशीन के ज़रिए जो है तो उसका ट्रैक्शन दिया जाता है। और ट्रैक्शन का इस अमल में जो सर्वाइकल अगर ट्रैक्शन अगर आप दे रहे हैं तो इसके अंदर मरीज़ के जो टोटल बॉडी वेट है, इसके अंदर टोटल बॉडी वेट के हिसाब से उसका जो है तो 7% यानी अगर समझो आपका मरीज़ का 10% के अंदर जो है तो उसमें दिया जाता है। अगर मरीज़ का वज़न 70 किलो है तो उसके अंदर उसको 7 किलो का जो है तो वज़न के करके एडजस्टमेंट करके, आजकल पहले पुराने ज़माने में ये होता था कि उसको मरीज़ को पलंग बेड के ऊपर लेटा करके ना उसको वज़न बांधा दिया लटका दिया जाता बेल्ट लगाकर। तो आज के दौर में इसका ऑटोमेटिक सर्वाइकल ट्रैक्शन मशीन जो है तो वो निकल चुकी है, उसके ज़रिए उसका 7 किलो का वेट जो है तो उसको एडजस्ट करके उसको इसके ज़रिए उसको ट्रैक्शन का अमल उसके अंदर करते हैं। मरीज़ की जो टोटल बॉडी वेट है उसके हिसाब से 7 या 10% के अंदर जो है सर्वाइकल ट्रैक्शन जो है उसके अंदर दिया है। 7% जो है तो मैक्सिमम उसमें देते हैं उसके वज़न के हिसाब से। और दूसरा कंटिन्यू ना, इस तरह से वजोल उम्र या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ये कंडीशन जो है तो ये भी हमारी एज के हिसाब से मरीज़ को इसके अंदर तकलीफ़ होती है। नियर अबाउट 40 साल या 35 साल की उम्र के बाद में जो तो हमारे गर्दन के मोहरे के जो उसके अंदर बॉडी जो है गर्दन के मोहरे की जो डिस्क होती है जिसको आमतौर पर वर्टिब्रल बॉडी कहा जाता है वो घिसने लगती है और उसके अंदर उसके ज़रिए जो दो स्पाइन है एक दूसरे से नज़दीक आ जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो उसके ज़रिए जो तो गर्दन के अंदर तकलीफ़ का एहसास होता है। मरीज़ जो है तो उसको गर्दन इधर उधर मोड़ने में उसको दर्द होता है। उसके अलावा कभी कभी उसकी वजह से मरीज़ को थोड़ा चक्कर या गिड्डीनेस के जैसा भी एहसास होता है। ठीक है, इस तरह से मुख्तलिफ अमराजी जो कैफियत है इसके अंदर हमको रेजिमिनल थेरापी का जो अमल है ये कौन कौन सी मर्जी हालत में हम कौन कौन सा उसके अंदर इलाज रेजिमिनल थेरापी का अमल कर सकते हैं, इस ताल्लुक़ से मैं आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे सिलेबस में रखा गया है। तो बराए आप तमाम स्टूडेंट से ये इल्तिजा करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से देखें, समझें, सुने, पढ़ें और अपने आपके पास अगर नोट्स है या कुछ किताबें आपके पास किस ताल्लुक़ से है तो आप उसको भी इसके लिए फ़ॉलो कर सकते हैं और अपनी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं।